मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर आधारित है जो उन्होंने केरल की कार्यकर्ता रेहाना फातिमा के लिए दिया है और उनकी अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। क्या है रेहाना फातिमा का केस और उनको अग्रिम जमानत देने से क्यों इनकार किया गया है? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि उनको न्यायालय में जाना पड़ा? ये सारी बातों को हम जानते हैं इस वीडियो में, परंतु उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। रेहाना फातिमा जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अपने अर्धनग्न शरीर पर अपने बच्चों से पेंटिंग करवाते हुए एक वीडियो को जारी करने का उनके ऊपर आरोप है। इसी वीडियो पर मामला दर्ज किया गया है और केरल की जो उच्च न्यायालय थी उनकी अग्रिम जमानत देने से वो इनकार कर चुकी थी। तो देखिए, रेहाना फातिमा का मसला क्या था। रेहाना फातिमा का एक टॉपलेस अर्धनग्न शरीर पर उन्होंने अपने बच्चों से, दो उनके बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, उनसे अपने शरीर पर वो पेंटिंग करवा रही थी और उसका वीडियो भी बना रही थी और उस वीडियो को उन्होंने जारी कर दिया था, अपलोड कर दिया था और उस वीडियो को अश्लील माना गया और अश्लीलता के आधार पर उन पर एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी और उनकी याचिका जो है वो निरस्त कर दी गई थी। थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये जो रेहाना फातिमा सामाजिक कार्यकर्ता है ये कौन है। आप लोग जानते होंगे सबरी माता मंदिर का केस, जहाँ पे सबरी माता मंदिर में प्रवेश करने के लिए काफ़ी आंदोलन हुआ था और सबरी माता मंदिर प्रवेश का जो मामला था उसमें रेहाना फातिमा भी सम्मिलित थी और साथ ही साथ रेहाना फातिमा जो है उनको बीएसएनएल ने अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए भी कहा है कि वो अनिवार्य रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि वो वहाँ पर जॉब करती हैं। और जब सबरी माता मंदिर का केस हुआ था तो उसके पश्चात जो था बीएसएनएल के ग्राहक जो थे वो उनसे असंतुष्ट थे और बीएसएनएल को ऐसा लग रहा था कि उनकी प्रतिष्ठा जो है, बीएसएनएल की प्रतिष्ठा जो है वो रेहाना फातिमा की वजह से ख़राब हो रही है, गिर रही है। तो इसलिए उन्होंने रेहाना फातिमा से कहा था कि वो अनिवार्य रिटायरमेंट ले लें। देखिए, ये जो न्यूड पेंटिंग का, सेमी न्यूड पेंटिंग का जो फ़ोटो उन्होंने अपलोड किया था, वीडियो अपलोड किया था, तो फातिमा की इस वीडियो से काफ़ी हंगामा मचा और इस बारे में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई। उन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जो कि पोस्को अधिनियम 2012 है, उसकी धारा 13, 14 और 15 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 बी, डी और जुवेनाइल जस्टिस यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया। मतलब उनके ऊपर 3 जो अधिनियम है उन तीनों अधिनियम के अंतर्गत उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई। रेहाना फातिमा ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया हाई कोर्ट में और अपनी दलील में ये कहा था कि उसका उद्देश्य जो था वो बच्चों को शरीर और उसके विभिन्न अंगों के बारे में बताना था, ताकि वे शरीर को एक अलग नज़रिए से देखें, ना कि सिर्फ यौन उपकरण के रूप में देखें। रेहाना फातिमा की इस दलील को जो है केरल हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था, खारिज कर दिया था और कहा था कि यौन शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस वीडियो को प्रकाशित किया जिसमें उनके बच्चों को उनके अर्धनग्न शरीर पर पेंटिंग करते दिखाया गया है। न्यायालय ने रेहाना को इस आधार पर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो थे पीवी कुन्नीकृष्णन, उन्होंने इस मामले में ये कहा था कि जो रेहाना फातिमा है वो अपने 14 साल के बेटे और 8 साल की बेटी को जिस तरह से चाहे अपने घर के अंदर यौन शिक्षा देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन इस बारे में कोई वीडियो वो जारी नहीं कर सकती हैं। वीडियो जारी करना जिसमें उनके बच्चों को उनके शरीर पर पेंटिंग करते हुए दिखाया गया है, प्रथम दृष्टया बच्चों को अश्लील तरीके से पेश करता है। केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर जब केरल उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया तो रेहाना फातिमा ने जो है केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हुए उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका को दायर किया
और उन्होंने ये तर्क दिया कि सिर्फ नग्नता को अपने आप में अश्लीलता नहीं माना जा सकता। रेहाना फातिमा ने जब अर्जी लगाई डबल से, तो उन्होंने जो है ये एक केस का हवाला दिया, जो केस था अविक सरकार बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंधित। इसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले पर उन्होंने भरोसा किया, जिसमें ये कहा गया था, मतलब इस केस में ये कहा गया था कि केवल सेक्स से संबंधित सामग्री, उत्तेजक, वासनापूर्ण विचार को ही अश्लील माना जा सकता है। अगर कोई आप ऐसी सामग्री को पेश कर रहे हो जिसमें कि उत्तेजक, वासनापूर्ण विचार भी सम्मिलित हो, तो ही वो सेक्स की श्रेणी में या अश्लीलता की श्रेणी में आएगा। उन्होंने आगे कहा कि वीडियो अपने बच्चों के लिए शरीर के महिला रूप को सामान्य बनाने और उनके दिमाग में जो व्यापक विकृत विचार है उनको न आने देने के लिए एक संदेश फैलाने के इरादे से बनाया गया था और उसको अपलोड भी इसीलिए किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने अर्धनग्न होते हुए अपने शरीर को अपने बच्चों के लिए एक कैनवास के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी और एक विकृत मानसिकता के अलावा शायद ही और कोई व्यक्ति हो जो इसमें उस प्रकृति की कला को देखकर कामुक इच्छा हो से जागे। मतलब उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने अपने अर्धनग्न शरीर को एक कैनवास के रूप में दे दिया था अपने दोनों बच्चों को, और वो बच्चे अपनी मर्जी से उसके ऊपर जैसी चाहे वैसी पेंटिंग कर सकते थे। और ये इसको जो अश्लील वही व्यक्ति मानेगा जिसकी सोच जो है वो अश्लील हो, जिनकी मानसिकता जो है वो विकृत हो। ये उन्होंने अपने बचाव में बात कही थी। उच्च न्यायालय की जो पोस्को की धारा 13 थी उसको चुनौती देते हुए याचिका में ये भी कहा गया कि इस मामले में किसी भी बच्चे का कोई अभद्र या अश्लील प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। वास्तव में वे केवल एक बेतरतीब तरीके से पेंट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ऐसा करने के लिए अभ्यस्त हैं। इसलिए ये निष्कर्ष निकालना असंभव है कि वह किसी भी बच्चे का यौन संतुष्टि के लिए उपयोग किया गया है। पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्र ने फातिमा के वकील जब उनके पास एक केस लेके पहुंचे, अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण, तो उनसे ये सवाल किया कि आप हमारे सामने ये किस तरह का मामला लेकर आए हैं, मैं थोड़ा सा चकित हूँ। शंकर नारायण थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो मुद्दा है ये लेगिंग अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पोस्को के तहत जो अश्लील साहित्य के प्रावधानों को लागू करने से संबंधित है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने मामले में फिर से उदासीनता व्यक्त करते हुए और वीडियो में बच्चों के इस्तेमाल पर विचार करते हुए कहा कि इस तरह के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप इसके लिए बच्चों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बच्चे किस तरह की संस्कृति सीखेंगे? फातिमा के वकील ने इसका जवाब ये कहा कि अश्लीलता के बारे में कामुकता और संकीर्ण विचारों पर उचित जागरूकता फैलाने के इरादे से यह वीडियो बनाया गया है। रेहाना फातिमा का जो स्टैंड है वो हमेशा से ये रहा है कि अगर कोई पुरुष आधा नग्न खड़ा है तो उसके बारे में कुछ भी सेक्सुअल नहीं है, लेकिन अगर कोई महिला ऐसा करती है तो वह अश्लील हो जाती है। वह कहती है कि इसमें सुधार लाने का एकमात्र तरीका लोगों को इस बारे में संवेदनशील बनाना है। वह इन बातों को समझाने के लिए काफ़ी उम्र दराज है। शंकर नारायण ने फातिमा का पक्ष रखते हुए ये प्रस्तुत किया कि वे यहाँ नैतिकता के मुद्दे पर नहीं हो। मतलब कि जो वकील फातिमा का था वो ये कह रहा फातिमा की तरफ से कि मैं यहाँ नैतिकता के मुद्दे पर नहीं हूँ, मैं इस तरह के प्रावधानों के पहलू पर हूँ जो मेरे लिए लागू किए गए हैं। वीडियो में बच्चे पूरी तरह से कपड़े पहने हुए हैं, मतलब केवल रेहाना फातिमा थी जो कि अर्धनग्न थी, टॉपलेस थी और वो बच्चों से पेंटिंग करा रही थी। बच्चे जो हैं वो तो पूरे कपड़े पहने हुए थे। तो ये मामला पोस्को की धारा 13 के तहत कैसे आ सकता है? परंतु यहाँ जो उच्चतम न्यायालय के जो पीठ के न्यायमूर्ति थे मिश्रा जी, उन्होंने ये कहा कि हाँ, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है उच्च न्यायालय पहले ही इसके गुण को देख चुका है कि ये मामला केस किस स्तर का है, और यहाँ उन्होंने इस मामले में
अग्रिम जमानत देने से फिर मना कर दिया। जब वकील ने पूछा कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश क्यों लगाया जाना चाहिए, तो पीठ ने संकेत दिया कि ये आवश्यक था ताकि वो उसे फिर से ऐसा ना करे। मतलब कि केरल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने रिहाना फातिमा की अग्रिम जमानत को नामंजूर किया। दोनों ने उनके बच्चों का, जो कि 14 साल का बेटा था और 8 साल की बेटी थी, उनकी टॉपलेस शरीर पर जो वो पेंटिंग कर रहे थे बच्चे, दोनों ही कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने उसको अश्लील माना और ऐसे वीडियो को अपलोड करना भी अश्लील माना। और उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई उसको सही मानते हुए उनको अग्रिम जमानत नहीं दी। और अग्रिम जमानत इसलिए नहीं दी कि अगर उनको इस बार भी छोड़ दिया जाएगा, जमानत मिल जाएगी, तो वो दोबारा फिर से ऐसा ही कुछ काम करेंगे। तो दोस्तों, रिहाना फातिमा जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन अगर आप उनके फेसबुक पे जाके फ़ोटो देखेंगे या आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको नग्नता भरे हुए ही सारी चीज़ें नज़र आएंगी। फेसबुक पे कुछ समय पहले भी उन्होंने कुछ ऐसी तरह के फ़ोटो डाले थे जिसके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। तो ये एक अश्लीलता का मामला था, एक ऐसा मामला था जिसमें कि अर्धनग्न शरीर के साथ एक महिला जो है वो अपने बच्चों से अपने शरीर पर कैनवास के रूप में पेंटिंग करवा रही थी। तो अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।